So, dear students, welcome again on your own YouTube channel, Centum Geo. So, today's topic of discussion will be from the manufacturing industries. For the convenience, we have divided this chapter in two parts. In the first part, we will discuss about the manufacturing industries, their role in the development of any nation, and एग्री बेस्ड या फिर मैं कह सकता हूँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है ये समझेंगे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पढ़िए ध्यान से, हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। Production means you are having raw material, after addition of value. You are converting this raw material into finished goods. क्या मतलब होता है इसका, ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए आपके पास कॉटन था, कॉटन आपने एग्रीकल्चर फील्ड से लिया, इसके अंदर आपने लेबर ऐड करी, इसकी डाइंग करी, इसकी स्पिनिंग करी, इन सभी के अंदर आपने क्या करा, कॉटन के अंदर वैल्यू का एडिशन किया, और आपके पास फाइनली आपके पास सपोज कीजिए कलर्ड टेक्सटाइल आपको मिला। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, processing from raw material to the more valuable product after adding the value is called the manufacturing, and the manufacturing activity itself comes under the secondary sector। ये हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेकंड पिक्चर आई थिंक किसी रिफाइनरी का है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है आप इस चीज को बेसिकली समझ सकते हैं। आगे देखेंगे। नाउ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बाय द सीबीएसई। हम बता नहीं रहे कि ये आएगा, ये आ सकता है, राइट? देखिए ध्यान से देखेंगे। What is the importance of manufacturing industry? It can be the question. Role of industry in agriculture and national development। भाई नेशनल डेवलपमेंट में अगर इंडस्ट्री का अगर रोल होगा तभी तो हम कहेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? दे आर इंटरडिपेंडेंट। दोनों क्या है भाई? दे आर इंटरडिपेंडेंट। और इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है ये, दे आर इंटरडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट थिंग, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो कुछ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर किसको देता है? इंडस्ट्रीज को देता है, और इन रिटर्न इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मशीन्स भी प्रोवाइड कराती हैं, सर पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराती है, सर इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कराती है, सर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, सर पाइप्स भी देती हैं, सर मोटर्स भी देती है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड टू द एग्रीकल्चर। सो वी कैन कमेंट दैट agriculture and industries run
hand in hand means they are interdependent. Industries depends on agriculture for raw material. Agriculture depend on industry for modern inputs, machines and allied services. Getting my point? Point number 1. ये फर्स्ट पॉइंट क्या जस्टिफाई करता है? अगर आपके पास आ जाए कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रन hand in hand. The second point is industries reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. याद करो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, हमने देखा था कि बहुत सारे मोर देन 50% पीपल ऑफ इंडिया स्टिल इंडल्ज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. एंड प्राइमरी सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर. जनरली हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का ही मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है. तो वो बहुत ज्यादा जो आपके पास एम्प्लॉयड है लोग, उनको वर्क देने का काम कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर कह लूं या फिर मैं कहूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कह लूं. थर्ड थिंग देखिए, एग्रो इंडस्ट्रीज गिव ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. They depend on the latter for raw material. वही बात रिपीट हो रही है कि these are the industries which are depends on the agriculture. So एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर डिमांड होगी, इन इंडस्ट्रीज के अंदर अगर डिमांड होगी, तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या बढ़ेगा भाई? एग्रीकल्चर का भी क्या बढ़ने वाला है? आपके पास प्रोडक्शन बढ़ने वाला है. देखिए फोर्थ पॉइंट, इन टर्न manufacturing industries sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic, PVC pipes, machine tools, etc. It means industry is playing a major role in modernizing the agriculture. देखिए कितना कितना बिल्कुल साफ लिखा हुआ है. बस हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम चीजों को बुक से ऑर्गेनाइज नहीं करते. तो मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए? आई एम टीचिंग नथिंग न्यू. बस मैं आपको चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करके और डिलीवर कर रहा हूं. देखिए फिफ्थ थिंग इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, देखो प्राइमरी से आप टर्शरी पे नहीं पहुंच सकते हो, बीच में है सेकेंडरी सेक्टर. तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. और ये अगर होगा तो आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे 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 रिड्यूस होता चला जाएगा. एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सेट अप सम ऑफ द PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जब हम पढ़ेंगे. देखिए sixth point, when you have surplus production, when any country have surplus production of agriculture and industries, also the industries, we export manufactured goods. It expands trade, commerce and bring in much needed foreign exchange. क्या है भाई? देखिए, देख रहे हो आप, आपका ये एक्सपोर्ट हो रहा है. एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपका सपोज करो आप यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूएसए से आपको इन रिटर्न क्या मिलेंगे? डॉलर्स मिलेंगे. और ये डॉलर जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करते हैं भाई? इंक्रीज करते हैं. आगे देखिए, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यस, थिंक आपको ठीक दिख रहा होगा. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने रॉ मटेरियल को कितना ज्यादा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज ए प्रॉस्परस कंट्री. अरे भाई हम कहते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब क्या है? दे आर मोर केपेबल ऑफ changing their raw material in the finished goods.
इन द प्रेजेंट डे, अगर आपको आज के समय में अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या करना होगा? इन द प्रेजेंट डे world of globalization means countries are interconnected, economies of countries are interconnected. Our industry needs to be more efficient, competing by increasing and diversifying आपको मैन्युफैक्चरिंग के क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है और टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई भी करना होगा अगर आपको आज के वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले करना है तो it will increase the presence in the international market. Only then we will be able to compete. So these points 1 2 3 4 5 6, these are the advantage बोल लो या फिर रोल बोल लो. क्या है भाई? रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, यस यू कैन डू इट. से विथ कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूं, मैं लिख भी सकता हूं, और यस अगर लिख नहीं रहा हूं तो एटलीस्ट मैं सोच सकता हूं. व्हाट इज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री? That can be, this question can be attempted by the previous slide. How is the economic strength of a country measured by development of manufacturing industries? It can also be attempted by reading the previous slide. And industries and agriculture are not exclusive, justify the statement. Very much important. हमें इसमें आपको हमें ये बताना है कि they are not exclusive but they move hand in hand. कैसे बताएंगे भाई? बताएंगे कि सर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है किसको? सर इंडस्ट्रीज को. सर इंडस्ट्री इंटर्न एग्रीकल्चर को क्या करती है? सर मॉडर्नाइज करती है. सर कैसे मॉडर्नाइज करती है? सर डिफरेंट मशीन्स देती है, इनपुट्स देती है, पेस्टिसाइड देती है, इंसेक्टिसाइड देती है. ये हम पढ़ चुके हैं, आगे देखेंगे. नाउ वी विल क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज, मींस वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ध्यान से देखिए. व्हाई क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज? The first one is on the basis of raw material. The industries which uses input from the agriculture are called agro-based, like cotton, wool, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee. ये सब इंडस्ट्रीज का इनपुट कहां से आता है भाई? सर इनका इनपुट आता है एग्रीकल्चर से. So they are agro-based. The industries which takes the input from the mines or minerals as their input, they are called the mineral based industry. For example, iron and steel, cement, aluminium, machine tools, petrochemical, etc. they all uses minerals. अब यहाँ पर एक अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप आराम से बैठ करके देखिएगा. नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात. मेन रोल का मतलब ये है कि एक बार अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट अगर आ गया है तो उसका क्या क्या यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है. कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन एंड स्टील. अब ये आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से जो भी आउटपुट आता है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का क्या होता है भाई? इनपुट होता है. सर कैसे? सर आयरन और स्टील इंडस्ट्री से अगर आयरन निकला या स्टील निकला तो वो आपके कार मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है, आपके टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है. देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस. ठीक है. तो द इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक और की इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज कौन है? जिन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं भाई? सर वो इंडस्ट्रीज जो कि फाइनली ऐसा गुड्स बनाती है जो कि कंजम्पशन हो जाना है, आगे वो वैल्यू चेन के अंदर आगे नहीं बढ़ेगा. प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर. आप देख सकते हैं, आप मॉल में जाते हैं, फाइनली आप जो भी परचेज करके लाते हैं आप फाइनली उसको कंजम्पशन कर. राइट. आगे देखिए. On the basis of capital investment. Capital investment का मतलब है how much money you have invested in that industry.
स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। ये स्मॉल स्केल आप देख रहे हो कि मैडम है जो कि सिलाई कर रही हैं, ये लोग अपने अपने कॉटेज लेवल पे काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाया है। लार्ज स्केल के अंदर क्या है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ी मनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मींस एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 1 करोड़ तक का अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल में, और अगर आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो किस में आएगी, लार्ज स्केल में। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। बिल्कुल याद कर लेना, सर कैसे भी पूछ लो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पूछ लो, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूछ लो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पूछ लो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ आप कैसा पूछ लो, मेन रोल के हिसाब से। राइट, देखिए ओनरशिप के हिसाब से बात करूं तो देयर आर 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। बहुत बड़ी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप इन एग्जांपल्स को जरूर याद रखना बेटा, यहां से आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखिए, पब्लिक सेक्टर का मीन्स कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की है। अब देख सकते हैं रेलवेज है, आर्मी है, ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एनटीपीसी जो है। तो बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर बुक आर भेल एंड सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है भाई इसकी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसके एग्जांपल है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के। प्राइवेट सेक्टर कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। या तो हो सकता है ये राम की हो, या हो सकता है राम, श्याम और घनश्याम तीनों की हो, लेकिन ये या तो इंडिविजुअल की होगी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की होगी। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, टिस्को, टाटा, बजाज ऑटो, रिलायंस, अदानी, विल्मर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों वर्क करें साथ में तो हम उसको कौन सा बोलते हैं भाई, जॉइंट सेक्टर। कौन सा भाई, यानी कि इसका क्या है, इसका हम कौन सा वर्ड उठाएंगे सर, गवर्नमेंट इसका उठाएंगे, बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या है, कौन सी बनेगी, जॉइंट बनेगी। कि सर गवर्नमेंट का भी रोल होगा और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी रोल होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप इसको बिल्कुल याद करेंगे, इस कंपनी को ऑयल इंडिया लिमिटेड। पूछ सकता है आपसे कंपनीज के नाम देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज अंडर द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, जॉइंट सेक्टर के अंदर कौन सी है। और ये OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड को आप इंडिया देख करके आप कहीं पब्लिक की तरफ मत चले जाना। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव, और ये कोऑपरेटिव आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग में आप पढ़ चुके हैं, देख रहे हो। कोऑपरेटिव्स इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, cooperatives is a group of people, here it can be of milk, it can be of any fruit। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कंपनी बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर। अब वो लोग कौन हो सकते हैं कि सर, या तो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं सर, या सप्लायर्स हो सकते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स भी हो सकते हैं, और बोथ भी हो सकते हैं भाई। या तो सपोज करो एक किसान मिल करके एक कोऑपरेटिव बना लिया, या फिर मान लो मिल्क सप्लाई करने वालों ने मिलकर के कोऑपरेटिव बना लिया, या फिर दोनों ने मिलकर के बना लिया। दे पूल इन द, ये एग्जैक्ट वर्ड है, पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज। इकोनॉमी, पूल का मतलब है अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपना पार्ट प्ले करना। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज प्रोपोर्शनली। ठीक है, जितना आपने अपने रिसोर्स पूल किया, प्रॉफिट होगा तो आपको उसी रेशो में मिल जाएगा, लॉस होगा तो आपको उसी रेशो में उसको बियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरी मच इंपॉर्टेंट, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। दोनों एग्जांपल याद रखेंगे। दोनों एग्जांपल किसके हैं, दोनों एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर के एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़िए, फटाफट करिए थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों अगर लाइट वेट के हैं तो वो कौन सी इंडस्ट्री होगी सर, लाइट इंडस्ट्री होगी। सर दोनों अगर
हैवी वेट है, वॉल्यूम बल्कि है और वेट बहुत ज्यादा है, तो आपके पास हैवी इंडस्ट्री होगी सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी है। अगर इसके अंदर अगर हम नंबर अपने अगर होते हैं तो ये अपनी गलती है, राइट। आगे देखिए, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर मेनली वी कैन डिवाइड द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। आपकी बुक में आपको सिर्फ ये दो ही पढ़नी है, पब्लिक प्राइवेट ये सब आपके जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कौन कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती है सर? कॉटन इंडस्ट्री, जूट, सिल्क, वुलन एंड टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल। These all industries takes input from the agriculture. And in your book you have first industry which is textile industry. ठीक है, टेक्सटाइल के अंदर दोनों आती हैं भाई, कॉटन एंड इंडस्ट्री। आपको ध्यान से समझ, अभी फिलहाल हम कब बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इट इज द ओनली। अच्छा, मैं जब टेक्सटाइल कह रहा हूं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं भाई, कॉटन एंड जूट की, ध्यान रखना। ठीक है, कॉटन को अभी हम आगे जाकर के अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब मैं टेक्सटाइल कह रहा हूं तो मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? कॉटन एंड जूट की। ध्यान से देखिए, ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि आपको कहीं बाहर से कोई इनपुट नहीं लाना है, इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। यू डोंट नीड टू गो in any other country or in any other area for the value addition, and as well as it is complete in the value chain। value chain क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की? ध्यान से समझिए, वैल्यू चेन सर ये है। टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल बनने का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखो सर। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपको फाइबर निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर जूट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम हेयर यू विल हैव रॉ फाइबर। द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग। स्पिनिंग से क्या बनता है आपका? यार्न। द नेक्स्ट प्रोसेस इज वीविंग एंड निटिंग। इससे आपको क्या मिलता है? फैब्रिक, कपड़ा हम जिसको बोलते हैं। देन आफ्टर आप इसकी डाइंग करेंगे, कलरिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे एंड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? इन दोनों प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा भाई? गारमेंट मिलेगा। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप you have raw material and whatever you required. India is self-reliant in this respect। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। देखिए, तो कॉटन टेक्सटाइल मींस यू आर मेकिंग टेक्सटाइल फ्रॉम द रॉ कॉटन। हम ट्रेस करेंगे एंशियंट इंडिया और उसके बाद इसका मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ है। देखिए, इन एंशियंट इंडिया, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये सिर्फ किसको डिवोटेड है? एंशियंट इंडिया को, एंशियंट इंडिया के लिए डिवोटेड है ये। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम। भाई लिखा हुआ है हैंड, हैंड का मतलब अगर आपको स्पिनिंग करनी है या कपड़ा बनाना है तो आप किसका काम मिलेंगे? हाथ को काम मिलेंगे। वीविंग टेक्निक्स, अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अच्छा, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इनको मेन सेटबैक मिला जब आपके पास ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स आए तो इनको सेटबैक क्यों मिला? क्योंकि वो उन लोगों के पास था टेक्नोलॉजी, पावर लूम था उनके पास, यानी कि मशीन्स थी जो कि आपका स्पिनिंग और वीविंग दोनों करती थी। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they, who? Britishers could not, Britishers have the power looms and our local producers could not compete with the mill-made cloth from England। समझ में आ रही? अरे ब्रिटिशर्स करते क्या थे? हमारे यहाँ से कॉटन लेकर के जाते थे, वहां उनके पास मशीन्स थी, मशीन्स से कपड़ा तैयार करते थे और वापिस हमें बेच देते थे। तो इस सब में क्या होता था? इस समय एक तो वो लोग फास्ट प्रोसेसिंग करते थे और जब मशीन्स करेंगी तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, बट आफ्टर द 18th सेंचुरी इन इंडिया पावर लूम्स केम इनटू यूज। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन मुंबई इन 1854। आई थिंक आपको सब कुछ दिख रहा है। द टू वर्ल्ड वार, अच्छा 1854 के अंदर आपके पास फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल लग गई।
टू वर्ल्ड वार की अगर ये बात कर रहा है तो टू वर्ल्ड वार का मतलब है आपके पास करीब करीब 1915 से आप चालू हो जाओ और 1940 तक आ जाओ। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपके पास तो ब्रिटिशर्स ही थे, और जब ब्रिटिशर्स दोनों वर्ल्ड वार के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे तो सिंपल सी बात है उनको टेक्सटाइल भी चाहिए होगा, और जब उनको टेक्सटाइल चाहिए होगा तो आप उनकी कॉलोनी है तो डिमांड आपके यहां से भी जनरेट होगी। तब आप उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे तो सिंपल सी बात है आपकी कंट्री में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। द टू वर्ल्ड वार्स वर फोर्ट इन यूरोप, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, सो डिमांड फॉर द क्लॉथ इन यूके इज इंक्रीज, सो they gave a base they gave a boost to the development of the cotton textile in India. ठीक है, you can see what is the difference. This is the picture of handloom and this is the picture of power loom. Well, देखिए why cotton textile industry flourished in India, भाई क्यों फ्लोरिश हुई इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों फ्लोरिश हुई, देखिए वाई बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, हमारे पास रॉ कॉटन अवेलेबल था, मार्केट था, ट्रांसपोर्ट था, इंक्लूडिंग पोर्ट्स थे, एंशियंट पोर्ट्स भी थे, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, मोइस्ट क्लाइमेट हमारे पास अवेलेबल है, कंट्रीब्यूटेड टवर्ड्स द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, हमारे पास स्पिनिंग बहुत अच्छी होती है। स्पिनिंग का मतलब याद करो, प्रोसेस वैल्यू चेन याद करो फटाफट। देखो स्पिनिंग का मतलब वी आर बेस्ट इन मेकिंग yarn, but because we don't have machines at that time, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of high quality yarn produced in India। ठीक है, वीविंग की टेक्निक नहीं थी तो आपका जो अच्छे क्वालिटी का yarn था वो भी कहां चला जाता था, एक्सपोर्ट हो जाया करता था। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन मिल्स। ठीक है, द हैंड स्पन खादी, खादी आप सबने नाम सुना, खादी का कपड़ा आता है, ये खादी कैसे बनती है, हैंडलूम से बनती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन इंडिया, और आपको याद है खादी को अपना नेशनल मूवमेंट में किसने यूज में लिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये क्या, ये वाला पॉइंट क्या था, व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। सिंपल सी बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, because it contributes in the industrial production, it generates employment, it also increase foreign exchange earnings, in turn it also helps in GDP growth। 4 पॉइंट्स आएंगे, क्लियर कट आपको लिखने हैं। ठीक है, दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद द एग्रीकल्चर। अच्छा, ये इंडस्ट्री अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आपके अंदर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स, इन सबको क्या होंगे, अर्निंग होगी। क्या होगी भाई, अर्निंग होगी, जो भी इसकी वैल्यू चेन के अंदर एडेड है। बात समझ में आई, आगे देखिए, द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज। ये ध्यान से समझो, कॉटन इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, समझ में आई बात। देखिए, तो यस यू कैन डू इट, से इट विद द कॉन्फिडेंस, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आप देखेंगे कि चेंजेस क्या है पैटर्न के अंदर, पैटर्न के अंदर चेंजेस क्या है, देखिए इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये अर्ली ईयर्स की बात है, लेकिन विद द टाइम स्पिनिंग जो है अलग अलग आपके एरिया में होने लगी। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग क्या हुआ भाई, स्पिनिंग तो अभी भी यहीं पे है, लेकिन जो वीविंग है वो अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो रही है, हाईली डिसेंट्रलाइज, यानी कि इन एरियाज को छोड़ करके ये वाला जो आपके पास एरिया था महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाला, यहाँ से छोड़ करके अब जो वीविंग जो है आपके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे क्या हो गई है, डिसेंट्रलाइज हो गई है। highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery etc। समझ में आ रही है, देखेंगे आगे देखेंगे। ये आपके पास मैप में लोकेशंस हैं। मुंबई इज लोकेटेड इन, जल्दी बताओ, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। तो मुंबई इन महाराष्ट्र, राइट, इंदौर इन एमपी, सूरत इन
गुजरात, कानपुर इन उत्तर प्रदेश एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। याद रखना भाई कोयम्बटूर को। ओके, चलो आगे बढ़ो फटाफट। नाउ वी आर डिस्कसिंग jute industry. Jute is also called the golden fiber. India is the largest producer of raw jute, but and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. हम रो जूट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हम लो जो आपके जो रो जूट जो है उसके हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। फर्स्ट पे कौन है? बांग्लादेश है। ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट मीन्स not much of the area is covered by this type of industry. The first jute mill was set up in near Kolkata in 1855 at Rishra. ठीक है बेटा। आफ्टर पार्टीशन क्या होता है? हमारे पास बहुत सारा जो पार्ट है, हमारा जो वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पार्ट है, वो किधर चला जाता है? ईस्टर्न पाकिस्तान में चला जाता है। तो हमारे पास बहुत सारा हमारा जो जूट प्रोडक्शन जो एरिया था उसका लॉस हो जाता है। देखेंगे फटाफट थोड़ा सा। Advantages of jute industries in Kolkata. Why most of the jute industries are located in the Kolkata? देखिए बेटा, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, कहीं नहीं जाना है। ये आपकी कोलकाता की लोकेशन है, ये रही। Why? Because कोलकाता हैव द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये एरिया है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये सभी इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ऑल्दो लार्जेस्ट एरिया इज वेस्ट बंगाल। ठीक है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स। कौन कौन सी रिवर निकलती है भाई बताओ वेस्ट बंगाल के इस वाले एरिया से? कि सर इसके आसपास तो गंगा भी है, इसके आसपास तो सर ब्रह्मपुत्र भी है, यहाँ पर तो हुगली भी है। इतनी सारी रिवर्स अगर आपको मिल रही है तो सिंपल सी बात है, आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा और आपको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना होगा। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। अबंडेंट वाटर, जूट को एक बार अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से निकालेंगे तो उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए आपको वाटर चाहिए, और वाटर तो हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। हमारे पास रिवर्स है यहाँ पर बहुत सारी। देखो ये यहाँ पर गंगा है, इधर से आएगी तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इधर से आपकी हुगली है। आगे देखिए, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज चीप लेबर from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and उत्तर प्रदेश। कोलकाता एज ए लार्जेस्ट, अच्छा इसके अलावा कोलकाता खुद भी एक लार्जेस्ट अर्बन एरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन एरिया हमारे इंडिया का। और क्योंकि लार्जेस्ट अर्बन एरिया हमारे यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट है, तो आपके पास यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, और साथ ही साथ बड़ा मार्केट है कोलकाता के अंदर, तो हाई डिमांड्स भी आपके पास यहाँ पर है। समझ में आई? नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज शुगर इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोग शहरी बच्चे हैं तो आप समझिए पहले कि एक तो होता है आपके पास गुड़, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी। एक होता है खांड, जिसको हम बोलते हैं खांडसरी। खांडसरी इज लाइक ए पाउडर, ठीक है। बनता वो किससे है? शुगर केन से ही बनता है। देखिए, फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी बिकॉज बोथ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर केन। सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। भाई हमारे को निकालना सबको शुगर केन से ही है, लेकिन हम फर्स्ट प्रोड्यूसर है गुड़ एंड खांडसेरी में। शुगर प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? ब्राजील है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की। बल्की का मीन्स वेट होता है शुगर केन के अंदर, एंड इन ट्रांसपोर्टेशन इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, सो इट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज नियर द एग्रीकल्चर फील्ड। ये थोड़ा मिस हो गया है बेटा, नियर एग्रीकल्चर फील्ड। क्या कहने का मतलब है कि सर अगर मैं यहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहा हूं, और शुगर केन एक बल्की मटेरियल है, साथ ही साथ अगर आप इसको बहुत लंबे रूट पर ट्रांसपोर्ट करोगे तो क्या होगा भाई? अगर आप बहुत ज्यादा लंबे रूट पे इसको ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसका जो सुक्रोज है, यानी कि इसकी जो मिठास है, इसकी जो स्वीटनेस है, वो खत्म हो जाती है। तो आपकी मजबूरी है कि आपको बिल्कुल इसके नियर शुगर केन प्रोडक्शन की जो साइट है उसके नियर ही आपको क्या लगाना है भाई? शुगर इंडस्ट्री लगानी है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, द मिल्स आर लोकेटेड इन
sugar mills are located in Uttar Pradesh and Bihar, which accounts for the 60% of the sugar mills. But Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, etc. also have some of the sugar mills. This industry is seasonal in nature. Seasonal means जब तक आपके पास शुगर केन का प्रोडक्शन होगा और शुगर केन अपने आप में किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर प्रोड्यूस होती है, तब तक ये इंडस्ट्री चलेगी. उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाती है. तो इट इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर. वेरी मच इंपॉर्टेंट. पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज बेस्ट सूटेबल है कोऑपरेटिव सेक्टर के. कौन सी इंडस्ट्री है भाई? शुगर केन इंडस्ट्री है. नाउ ऑल्दो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड, मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं 60% अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में है तो लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश एंड बिहार. बट नाउ दीज डेज the mills are shifting from these areas. In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in the Maharashtra. Now, what is the reason behind this? सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, शिफ्ट कर रही हैं, जो इनके ट्रेडिशनल जो एरियाज थे वहां से शिफ्टिंग क्यों कर रही हैं? देखिए, बिकॉज in these areas high sucrose content of cane means sweetness. क्या मतलब हुआ कि इन एरियाज के अंदर जो आपके पास शुगर केन जो आप प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, उन शुगर केन के अंदर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा है. सुक्रोज का मतलब है स्वीटनेस ज्यादा है. इसलिए इन एरियाज को छोड़ करके जो ट्रेडिशनल एरिया जो मैंने आपको रेड कलर में दिखाए हुए हैं, इनको छोड़ करके अब ये शिफ्टिंग कर रहे हैं. किधर शिफ्टिंग कर रहे हैं? towards the southern and western states. Second point is these states have cooler climate in comparison to the northern states, so it ensures a longer crushing season. आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के आप क्रशिंग कर सकते हैं. उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो धीरे धीरे डाई नहीं होगा जैसा कि यहाँ पर हो रहा था. कोऑपरेटिव्स आर मोर. अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई कौन से सेक्टर में चलती है ये वाली इंडस्ट्री? कोऑपरेटिव सेक्टर में. और ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपके पास कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो स्ट्रांगली बिल्ड है. कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स. तो यस, say with confidence you can attempt these question. Why are sugar mills concentrated in sugarcane producing areas? एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री. थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि सर पेरिशेबल होती है. एक तो नेचर से पेरिशेबल का मतलब धीरे धीरे क्या होती जाती है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसका जो सुक्रोज जो कंटेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वाई? बिकॉज बल्कि हाई वॉल्यूम है. इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी. ठीक है. और सेकंड का जो आंसर है वो क्या है? सीजनल इंडस्ट्री, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट डिलेज. ठीक है. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो फेस करती है. सो थैंक यू वेरी मच. आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे और तैयार रहेंगे इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए. तो डियर, आपके अपने चैनल सेंटम जियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Thank you very much.